MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत ये लाइव है इस समय वॉशिंगटन डीसी से, उसी वॉशिंगटन डीसी से जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से वापस आके फोन कॉल किससे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्योंकि कैलगरी कनाडा में जहां पे ये G7 हो रहा था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद, वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता होनी थी मोदी और ट्रंप के बीच। लेकिन ट्रंप को ईरान और इजराइल की जंग के चलते, ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है उसके चलते कनाडा को छोड़ के, कैलगरी को छोड़ के, G7 को छोड़ के वापस 5.5 घंटे की फ्लाइट लेके वॉशिंगटन डीसी आना। उसके बाद पिछले 36 घंटों में क्या क्या हुआ है उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वापस आने के 24 घंटे बाद उनको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां पे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा और देशों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1-on-1 क्लोज डोर मीटिंग करनी थी जो नहीं हो पाई। उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप वॉशिंगटन आ जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, कनाडा से ज्यादा दूर नहीं है, हमारी बात करनी बहुत जरूरी है, हमारे बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ट्रंप और मोदी के बीच ऐसा नहीं है कि मुलाकात हुई नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन आ चुके हैं, डीसी आ चुके हैं, ओवल ऑफिस में बैठ के बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, ना को चने चबाए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में, इन द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है, भारत उसमें इजराइल के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ है। भारत चाहता है शांति हो जाए, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से भारत का साथ दिया है, माने या ना माने, भारत का थोड़ा टिल्ट तो इजराइल की तरफ है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे, बिना कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग, बिना कुछ ज्यादा सोचे, जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं, अगर आपकी कभी लड़ाई हो जाए, किसी से बहस हो जाए, कुछ लोग होते हैं आपको ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुछ दोस्त होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं, बोलते तू चल मैं तेरे साथ, और तेरे पीछे नहीं खड़ा, तेरे बराबर में खड़ा हूं। इजराइल वो था जब हम पाकिस्तान को मुंह की खिला रहे थे, जब हम पाकिस्तान को हिला रहे थे, तो इजराइल वो दोस्त था जिसने बिना सोचे समझे बोला तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे नहीं हूं। तो इस बदलते समीकरण, इस बदलते वैश्विक समीकरण में G7 से जब वापस आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको लगा उन्होंने कनाडा में क्या छोड़ा, एक नेता जिसके साथ वो बैठ के एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज डोर 1-on-1 द्विपक्षीय वार्ता करना चाह रहे थे, वो थे भारत के प्रधानमंत्री। इसीलिए वो फोन कॉल, द टेलीफोन गॉट पिक्ड अप फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, फ्रॉम द व्हाइट हाउस, और भारत के प्रधानमंत्री को मिलाया गया, रिक्वेस्ट की कि क्या आप यूएस आ सकते हैं। मोदी ने कहा नहीं, मोदी ने कहा मैं डीसी नहीं आ सकता। मोदी ने कहा मैं डीसी नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे प्रायर अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं अगर अभी डीसी आया तो मेरे वो सारे अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा। और ये आप बात समझिए, ये ऐसे नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब 2 या 3 दिन बाद, आपको याद है, अचानक ट्वीट आता है, किनका? डोनाल्ड ट्रंप का। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है एक वो जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसका, और एक सोशल मीडिया पे टाइप करने का बहुत शौक। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप सिचुएशन हो जाती है उनके साथ कई बार। भारत पाकिस्तान के बीच जो झड़प चल रही थी, जो जंग की सिचुएशन थी, उसमें भारत पाकिस्तान को मार रहा था। ऐसा मार रहा था कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम। पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी बोले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहाँ वॉशिंगटन में बैठे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 दिन से, आसिम मुनीर 5 दिनों से, फॉर लास्ट 5 डेज भी उनको कोई ऑडियंस नहीं मिला। वो काली गाड़ी में, हाँ सुरक्षा दी हुई है उनको, वो काली गाड़ी में घूमते रह रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज शायद कहा जा रहा है कि उन्हें 2 मिनट का समय मिल जाए
किसके साथ? अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी आर्मी का एक ही टारगेट रहता है कि पाकिस्तान में जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, चाहे वो नवाज शरीफ की रही हो, चाहे वो उनके भाई शहबाज शरीफ की हो, या पहले बेनजीर भुट्टो की हो, या उससे पहले कोई भी हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और वो आर्मी चीफ कोई भी हो, उसका एक ही टारगेट होता है, एक पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज होना, एंड दैट इज इट। उसके लिए वो आतंकवाद करता है, उसके लिए वो भारत को परेशान करता है, उसके लिए वो भारत के साथ सरहद पे परेशानी क्रिएट करता है, उसके साथ वो कश्मीर में, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज आसिम मुनीर इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इंपॉर्टेंट है क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्लियरली एंड स्पेसिफिकली कहा कि मैं वॉशिंगटन नहीं आ सकता। इट इज इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, ये महत्वपूर्ण है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के बात बताया गया कि कश्मीर द्विपक्षीय था, है और रहेगा। हम कश्मीर पे ट्राई पार्टी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बात सीधी तरह से, साफ तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति को बोल दी गई। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ट्राई पार्टी, एनी थर्ड पार्टी, इवन इफ इट इज दैट यू, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड दैट इज इट। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल में बताया कि हमने पाकिस्तान को कैसे रातों की नींद चुरा ली, कैसे उसका होश फाख्ता हो गया। जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ वॉशिंगटन में बैठे हैं, आपके आसिम मुनीर, आप करिए उनके साथ जो डील करनी है। बिकॉज आप बात समझिए, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन बुला रहे हैं, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑलरेडी बैठे हैं। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत की फौज दुनिया में किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान की फौज तो तुलना में है ही नहीं, तुलनात्मक है ही नहीं, लेकिन भारत की फौज दुनिया में किसी से कम नहीं, वी आर राइट देयर। लेकिन हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारी तीनों फोर्सेस, द आर्मी, एयर फोर्स एंड द नेवी, दे आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। उनको पता है, हमारे जर्नैलों को पता है उनका काम क्या है। इनकी तरह नहीं कि यहाँ पे आके बड़े बड़े रैंचर्स वॉशिंगटन में वापस जाके सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हटाना। लेकिन कमिंग बैक टू ट्रंप एंड मोदी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि सीज फायर तब हुआ है जब पाकिस्तान ने मांगा, बताया गया कि भारत इसको एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा के त्राहिमाम मचाया। और हम महात्मा गांधी के देश हैं, हम शांति प्रिय देश है, वी वांट पीस, इंडिया वांट्स पीस, भारत को शांति चाहिए। लेकिन कितना कुरेदोगे हम, कितना तंग करोगे हम, और कब तक हम अपना दूसरा गाल आगे करते रहेंगे? तुम हमारे एक गाल पे हमारे को नुकसान पहुंचाओ, तो हमारे एक गाल पे हमारे बहादुर सैनिकों को मारो, शहादत हो उनकी, और तुम चाहते हो कि हम अपना दूसरा गाल आगे कर दें, ये होगा नहीं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उसमें कूदना भारत डू नॉट अप्रिशिएट। कूदना यानी सोशल मीडिया, कोई ट्रेड डील हुई नहीं, कोई ट्रेड डील नहीं हुई। अभी अगले कुछ क्षणों में मेरे साथ बीजेपी भी होगी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। बहुत बोला गया ट्रेड डील। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़े बोले हैं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े एसेंट्रिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, आई थिंक ही जस्ट लाइक्स टू गेट द आई बॉल। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 2-3 लोगों की लड़ाई में या बहस में उनको उनके बारे में चाहे बात भी ना हो रही, लेकिन फिर भी उनको अटेंशन सीकिंग मोड होता है। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अटेंशन सीकिंग मोड है। वो किसी भी बात में, जैसे मैंने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाता है। और ये बात समझना पड़ेगा, और ये बात ईरान के जो रिलीजियस लीडर है आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने भी कही। आयतुल्ला खुमैनी ने कहा है कि भाई अटेंशन सीकर है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरान जो कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं, भारत उसके साथ नहीं, हम शांति चाहते। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इशू है, ये एक व्यक्तित्व का इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसको कि अब दुनिया समझ रही है। वो भूले नहीं है अभी भी दुनिया जो उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया था। आप यूक्रेन के साथ हो, आप ना हो, वो एक देश का नेता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है अपने देश का, साउथ अफ्रीका का है, यूक्रेन का है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो राजा हैं दुनिया के, अमेरिका के नहीं, राष्ट्रपति। तो इस तरह की चीजें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।
आपने ऑपरेशन सिंदूर में आके बीच में बोला कि आपने ट्रेड डील करा दी, एक बार नहीं, एक दर्जन बार बोला, दुनिया भर में बोला, इधर गए तो बोला, उधर गए तो बोला, मिडिल ईस्ट में गए तो बोला। मोहम्मद बिन सलमान का भारत के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, आप वहां जाके वो ऑडियंस में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों को ट्रेड चाहिए था, भारत को आपको लगता है पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड चाहिए होगा। दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, पूछता है भारत? कोई नेता भारत में किसी भी पार्टी का वो ये बोल सकता है कि ट्रेड के ऊपर हम पाकिस्तान से संधि कर लेंगे? ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ एक नहीं, तीन मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स हैं। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह जी मेरे साथ हैं और रत्नाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फॉर ज्वाइनिंग इन। तो पासवान जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड नो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, मैं डीसी नहीं आ सकता। ठीक है, हमारे अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, हम करेंगे, लेकिन अमेरिका जिस तरह से डील करा, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बोला गया। सतीश जी यहाँ हैं, रत्नाकर जी यहाँ हैं, कितनी डिबेट्स हमने की हैं जिसमें सतीश जी ने बोला भैया क्यों जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को। तो सतीश जी, मतलब इफ में से सिर्फ आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री हैज गिवन द रिप्लाई। प्रधानमंत्री ने रिप्लाई दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। विक्ट्री साइन सतीश के सिंह जी दिखा रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी। हर्षवर्धन जी, मैंने सोचा नहीं था कि सतीश के सिंह जी का इस तरीके का वोकल सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुझे नेशनल टेलीविजन पे दिखेगा। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, स्टार्टिंग विद यू, पासवान साहब। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा और विपक्ष को समझाना होगा। यही दौर था जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए किन शब्दों का उपयोग किया था? आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था। देहाती औरत तथाकथित रूप से उनको कहा गया था। तब विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया था। जब देश की बात हो, जब सेना की बात हो, जब सुरक्षा की बात हो, जब सम्मान की बात हो, जब स्वाभिमान की बात हो, जब संप्रभुता की बात हो, तो नो कांग्रेस नो बीजेपी। ये विदेश नीति कांग्रेस की थी, ये विदेश नीति बीजेपी की थी। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऐश्वर्या, क्योंकि पिछले वर्षों से हमने देखा है कि लगातार ऐसे मौकों पे भी जहां पे आपको तटस्थ रहने की आवश्यकता थी, सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल पूछ लो। 16 में देखा, 19 में देखा, फिर देखा हमने। ऐसे नहीं होता है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात, अभी विपक्ष कह रहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन करिए। शशि थरूर किस पार्टी में थे? मनीष तिवारी किस पार्टी में है? सलमान खुर्शीद किस पार्टी में है? मुझे समझ में नहीं आता है। आज जब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं, आज जब पूरे विश्व को हम दिखा रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकते हैं, आज हम तीसरी दुनिया जो कहा जाता था उसका लीडरशिप कर रहे हैं और वो सुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद दुख होता है ऐश्वर्या, जब सुबह से शाम तक पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आखिरी 10 सेकंड में एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जयराम इतने वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, झूठ का सहारा लेना पड़ा। जनवरी 2025 का यूएस का कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और हम पे हमला कर रहे हैं। आप हम पे हमला करिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र में हमला होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सॉवरेनिटी जैसे सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दे पे कम से कम आपको संवेदनशीलता का परिचय देना होगा, परिपक्वता का परिचय देना होगा। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार वाले लोग हैं, लेकिन यहां भी झूठ का सहारा लेकर के जयराम रमेश, और कम से कम उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। इन मुद्दों पे ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल इस बात के विरोध में हूं कि राजनीति होनी चाहिए। नहीं पासवान साहब, देखिए, जयराम रमेश से कुछ और बेहतर एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हर्षवर्धन जी, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को, ये कोई आसान चीज नहीं होती। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, मेरे को पता नहीं है, मेरी अभी इंडियन साइड से बात नहीं हुई है, पर मेरी यहाँ पे व्हाइट हाउस में कई ऐसे ऑफिसर्स से जो कि डोनाल्ड ट्रंप में कार्यरत, डोनाल्ड ट्रंप के प्रणाली में कार्यरत है, और उसके अलावा जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वहां पे बात हुई, बोला इट इज नॉट एन इजी टास्क टू से नो टू ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ना कहना आसान नहीं, पहली बात। तो भारत बता रहा है डोंट टेक अस फॉर अ राइड, हमको एक तो हल्के में लीजिए मत, और ऑपरेशन सिंदूर पे क्लैरिटी देना, और ये जो सीज फायर वाली बात है, इस पे श्योर क्लैरिटी, मतलब साफ साफ रख देना, हेलो देयर इज नो ग्रे, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हर्षवर्धन, इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। 60-40 हर्षवर्धन। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को भ्रम तो कभी किसी को था नहीं, और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी नहीं था।
मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस को ये पता नहीं है कि भारत किसी ट्रेड डील, किसी की मध्यस्थता, और मैं तो निजी तौर पर ये कई डिबेट में कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ना हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दबी थी, ना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दबे, और ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की जितने डिप्लोमेसी थी उसको कई डिग्री ऊपर वो आगे लेकर गए। दुनिया में हम जैसे व्यवहार करते थे उसको उन्होंने कई डिग्री आगे बढ़ाया। अब क्या विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो जब देश का प्रधानमंत्री देश की स्थिति डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया के जियोपॉलिटिकल फोरम्स पर उसको बेहतर कर रहा है, तो हम प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक करें। और शक कर सकते थे अगर कोई एक उदाहरण होता, कोई एक वाकया होता, कभी ऐसा हुआ होता कि नरेंद्र मोदी पीछे हट गए होते। कोई एक बार की एयर स्ट्राइक थोड़ी ना है, कोई एक बार की सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना है। हमने किसी भी अवसर पर नरेंद्र मोदी को पीछे जाते हुए नहीं देखा। हमने कब पीछे जाते देखा? जब उनको पब्लिक का सेंटिमेंट लगता है तो पीछे चले जाते हैं। जैसे मैं आज भी कहता हूं कि कृषि कानूनों को वापस लेना मेरी नजर में बहुत गलत था, मोदी सरकार ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को लगा तो पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि जब देश का मसला हो तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और वो देहाती औरत वाला गुरुप्रकाश पासवान जी ने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी का वो विदेश में जाकर कहना, वो जिक्र होता है। लेकिन आज ये राहुल कांग्रेस है, इसको जरा समझिए। मैं बार बार चिन्हित कर रहा हूं, ये राहुल कांग्रेस। राहुल गांधी चुनावी तौर पर नरेंद्र मोदी से लगातार हार रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए प्रधानमंत्रियों को चलाते थे, तो एक प्रधानमंत्री कैसे उनसे इतना बड़ा नेता हो गया। इस ग्रंथि से बाहर आना चाहिए। और अगर ऐश्वर्य जी अभी भी वो नहीं मानेंगे, जो कि कांग्रेस दिखा रही है, जयराम रमेश पुराना स्टेटमेंट लेके दिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका कुछ भी बोले, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश सचिव कह रहे हैं, ये हमारे लिए अंतिम बात होनी चाहिए, यही पत्थर की लकीर होनी चाहिए। हमारा देश इतना मजबूत है। सतीश के सिंह जी रत्नाकर, हर्षवर्धन जी, ये बिल्कुल ठीक बोले। सतीश के सिंह जी बताइए ना, बताइए। पुराना कागज लेके लहराना वो ठीक, मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली बोला। मैं बता जी बताइए, सुनाइए। अरे जब दुनिया की बात, हाँ बोल रहा हूं, जब दुनिया की बात हो रही तो घर के चौका का बात तो हमें नहीं करना चाहिए। पहली बार घर के किचन को छोड़ दीजिए, अभी बहुत है, बहुत सारी चीजें होनी है। एक दूसरी बात, मैंने विक्ट्री साइन इसलिए दिखाया कि हम लोग यही तो कह रहे थे कि 13 बार 14 बार बक 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 वो अमेरिका का प्रॉपर्टी डीलर करते जा रहा था, और हमको उस लेवल पे जवाब देना था जो आज दिया गया है, तो वो हम खुश हैं, इसलिए विक्ट्री साइन। नंबर 3, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, आज हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या वाशिंगटन में कोई प्रॉपर्टी डील तो नहीं हो रही है कि जिसको हम लोग टेरर जनरल फील्ड मार्शल कह रहे हैं, जो जिहादी है, कथित रूप पे नहीं, वो वाकई जिहादी है, वो 4-5 दिन से वाशिंगटन में कर क्या रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप को ठीक जवाब दिया है, जैसा दावा किया जा रहा है कि हम नहीं आने वाले हैं वाशिंगटन में मिलने, ठीक है, और कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमारे बीच नहीं होगी। ये कभी नहीं हुआ। इसी बात को पहले से सरकार को उसी बुलंदी से कहना चाहिए था। तो आज जब कह रही है तो मैं विक्ट्री साइन दिखा रहा हूं। और कांग्रेस पर जो है ना, अब छोड़ दीजिए इसको, अभी ये कोई मसला नहीं है हमारा। ये जो है ट्रंप साहब, जो ट्रंप जी है, हो सकता है प्रॉपर्टी का डील कर रहे हो पाकिस्तान में, क्योंकि आर्मी वही प्रॉपर्टी का डील वहाँ पर आर्मी ही करती है, और वो अपना कुछ एवज में ले लेगा कि हटाओ इसको, शहबाज को हमको बना दो। अब बना भी देगा अमेरिका, कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो हमको सतर्क रहना चाहिए। और जो 13-14 बार ट्रंप ने ये किया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो बस यही है। तो हम लोग को ये छोटे छोटे चीज़ों में, घर के मुर्गी वालों, घर के मुर्गी पर तोप छोड़ना छोड़िए। अब ज़रा दुनिया वाले इसके साथ अगर मिला के चल रहे हैं तो ठीक से मिला के चलिए, तब रोज विक्ट्री साइन हम लोग देंगे। नहीं, लेकिन विक्ट्री साइन देखकर देखिए, ये जो
सार्काज्म है सतीश जी, वो समझ आता है लोगों को। हाँ, बाय द वे, जस्ट से लोगों को सार्काज्म समझ आता है। हाँ, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी का कुछ सटल कमेंट आ रहा है। जी जी हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, पहली बात तो ये सतीश जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं, वो इतनी लंबी वरिष्ठ में पत्रकारिता खेल की जाते बात हैं। कर रहे हैं कि अगर ऐसे करें तो रोज हम विक्ट्री साइन देंगे। सर ऐसे नहीं होता है। देश में ऐसे थोड़ी ना होगा कि आज ये कर दिया तो आज विक्ट्री साइन दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। देश के मसले पर तो हम रोज विक्ट्री साइन दिखाएंगे। हमारा देश कभी किसी वजह से कुछ कमजोर भी पड़े तो भी हमें विक्ट्री साइन दिखाना हो। असली संकट यही है कि हम नैरेटिव की लड़ाई में दूसरों के पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। असली संकट ये है कि 13 बार बोला, 14 बार बोला, किसी ने गिनती की कि भारत ने कितनी बार जवाब दिया? मैं ही कह रहा हूं इसकी भी तो गिनती होनी चाहिए ना। पहले दिन से भारत जवाब दे रहा है, बाकायदा एमईए से लेकर विदेश मंत्रालय से लेकर विदेश सचिव से लेकर, और हमने तो वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के तौर पर भेजा गया था, कितना शानदार निर्णय था। हम लोग आज भी उसकी प्रशंसा करते हैं, आज भी उसकी बात करते हैं। लेकिन क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही कहा कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश की धरती से कहना पड़ा हो कि हमको कोई देशभक्ति ना सिखाए? लेकिन सलमान खुर्शीद को कहना पड़ा, शशि थरूर को कहना पड़ा। कौन सी सरकार थी इसके पहले जिसने सभी सांसदों को, हर पार्टी के सांसद को दुनिया में अपनी बात रखने के लिए भेजा? डिप्लोमेसी एक दिन का काम तो नहीं है ना। और ये पाकिस्तान तो अमेरिका का पाला हुआ हमेशा से था, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी थी कि अमेरिका को अपने पक्ष में भी किया। इसी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पूरी तरह से खत्म कराई। आज भारत ड्राइविंग सीट पर है। आज भारत वहां पर है जहां अमेरिका को चुभता है, चाइना को चुभता है, दूसरे देशों को चुभता है। ऐसे में जब भारत में इस तरह की नैरेटिव बनाने की लड़ाई में कमजोरी करने की कोशिश की जाती है, वो दुखद है सतीश जी। बाकी तो विक्ट्री का साइन है ही, वो किसी के दिखाने न दिखाने से नहीं होगा। रत्नाकर देख रहे हैं हम कहां खड़े और किस तरह से आगे चल रहे हैं। रत्नाकर जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर बोलिए 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 बोलिए। तो दे दूं एक, दीजिए 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 मारे सब दीजिए। पासवान जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। हाँ, बोलिए। सब लोग एक ही साथ था। जब ये है कि भारतीय जनता पार्टी करती है बाहर कुछ और उसका सबसे पहले सिंहनाद कर देती है दरभंगा में, मधुबनी में, वहाँ पर तो कोई साथ नहीं होता है। वहाँ तो हमने घुस के मार दिया, सब बीजेपी ने किया, बाकी ने सब चौपट कर दिया। वहाँ से समस्या समाप्त शुरू होती है। वो अगर आप वैसे करेंगे विदेश नीति में, रक्षा नीति में, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। कौन नहीं जानता है कि विदेश नीति, और हम तो मानते हैं कि रक्षा नीति पर भी एक कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन वन अपमैनशिप करके आप होना तो बहुत कुछ चाहिए, कंसेंसस होगा, आप करने लगेंगे तो ये दिक्कत हो। नहीं सतीश जी, आई डोंट एग्री विद यू। वहां पे मैं कमल साहब की बात नहीं है। क्या सरकार ने कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की थी त्रिपाठी जी? क्या सरकार ने रीच आउट नहीं किया था? क्या सरकार ने सबको नहीं बोला था? आप बताइए मेरे को, क्या इसमें कांग्रेसी नेता नहीं थे? अब आज आप उन सबको निकालने की बात करेंगे रत्नाकर जी? शशि थरूर से लेके मनीष तिवारी तक, आप तो गुलाम नबी आजाद जी को भी कर, मतलब आप बात समझिए। जो राहुल गांधी की लाइन तो नहीं करेगा, जो राहुल गांधी की लाइन राइट लेफ्ट नहीं, वो बिल्कुल देश या फिर देश के विपरीत हो जाती है, वो कांग्रेस से बात, और फिर आप उसको कमल छाप देंगे, ये कैसे चले? आपको मैं जी त्रिपाठी कहूंगा कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है राहुल जी के लिए, और जो आज कहा गया दैट इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक खाली ट्यूशन क्लास चलाते हैं विपक्ष के लिए। किसने कहा भाई? कमिंग पासवान जी, कमिंग। 13 बार नहीं रुकिए, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अपनी बात पूरी की। पासवान जी ने कहा कि अटल जी के सिद्धांतों नीतियों का अनुसरण करते हैं, हर जगह तोड़ के सरकार बनाते हैं। अटल जी ने तो 96 में जब सरकार गिर रही थी तो कह दिया कि अगर नया गठबंधन बनाने से सरकार और सत्ता मेरे हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को मैं छीनते से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल जी की क्या बात करेंगे आप मोदी के लोग हैं, अटल जी के लिए ही हैं। और आज भी मैं फिर बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शब्द अलग होते हैं। विक्रम मिश्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति ट्रंप पे स्पष्ट कहा कि कभी भी
किसी भी स्तर पर अमेरिका भारत ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अच्छा, ये ओके। हाँ, ट्रंप ने बस ये कहा कि हमने धमकाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे और दोनों राजी हो गए। व्यापार बंद करने में और ट्रेड डील में अंतर होता है ऐश्वर्य जी। अंतरराष्ट्रीय शब्द कैसे लिखे जाते हैं ये आपको भी पता है, सतीश केसिक को भी पता है, बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी पता है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, देश अगर कमजोर भी पड़े, देश कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप जान लीजिए हर्षवर्धन जी, देहाती औरत अगर कहा नवाज शरीफ के में, तो उसी देहाती औरत को तो पार्लियामेंट में रेनकोट पहन के नहा रही है देखने चले गए थे बाथरूम में मोदी जी का क्या बात रही हूँ। किस तरीके की बातें करते हैं? उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ऑन व्हाट इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, और क्या आप आप अरे क्या है, सुनते रहिए। आज आप पीछे कोई हम उधार नहीं है आपसे कि सुनते रहेंगे, हम क्यों सुनेंगे आपकी? त्रिपाठी जी ये तो गलत है ना। आई एम टॉकिंग ऑन इंटरनेशनल इश्यूज एंड यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की बात? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। कम से कम कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये करते हैं रहता। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। विक्रम मिश्री ने आज कहा है, ये बात उनको पहले दिन कहनी चाहिए थी। और ओके, सो दैट इज योर स्टैंड पासवान जी। टू लिटिल टू लेट। नोट बनना चाहिए था कि ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप 1.5 महीना वेट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए, कुछ बातें हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला तो विक्रम मिश्री जी विदेश, हर्षवर्धन जी और उन्होंने पहली बार कहा है ऐसा नहीं है। अपने तथ्यों को चेक करके आना चाहिए। जब 1 महीने पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं, वहां पे विक्रम मिश्री जी के शब्द थे, यूएस वाज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अटल जी की बात आप करते हैं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बोलने को तैयार हूं, 60 से ज्यादा सरकारों को आपने बर्खास्त किया है, हमने एक भी नहीं किया है। तो आप अटल जी का नाम लेते हैं, किस नैतिकता से आप नाम लेते हैं, मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। तीसरी बाबात, आपने कहा कि देश कमजोर होता है, देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। नेहरू जी जब चिट्ठी लिखते हैं यूएस के राष्ट्रपति को 1962 में कि आइए हमारी मदद करिए, बॉम्बर लाइए, एयरक्राफ्ट लाइए, पायलट भी लाइए, जब वो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम, जब वो आसाम को बिल्कुल हाथ धो बैठे थे, उस विषय पे भी लगातार हम लोग खड़े रहे हैं। संप्रभुता का विषय आता है, सम्मान का विषय आता है, तो देश में साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन गलती इनकी नहीं है ऐश्वर्या जी, गलती है कि कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी जयराम रमेश आज वो राष्ट्रीय झूठ आयोग के बिल्कुल अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, नेशनल लायर कमीशन के चेयरमैन घोषित हो गए हैं, जब उन्होंने खुद जनवरी 2025, मुझे समझ में नहीं आता है। और यहां पे बात ऐसी हो रही कि घर की बात नहीं होनी चाहिए, घर की बात बिल्कुल होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नेशनलाइज करिए और नेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनलाइज करिए अपने हिसाब से। आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होने वाला। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी अकाउंटेबिलिटी जनवरी 2025 आप लगातार यहाँ हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, आक्रमण कर रहे हैं, कोई नैतिक अधिकार नहीं में तो गुरु प्रसाद पासवान आपकी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, और हमने कटौरी दिखाई है जिस तरह से किया है। व्याकुल मत होइए, 71 में कौन सा रक्षा मंत्री बताइए एक बार, मत बोलिए, व्याकुल मत होइए सर। आपका चिट्ठा यहाँ लेकर के बैठा हूँ, बोल दूंगा तो कहीं के नहीं रहिएगा आप लोग। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय झूठ आयोग के प्रभारी बन गए जयराम रमेश, झूठ बोलेंगे, अरे झूठ बोलेंगे जयराम रमेश, हद करते हैं आप लोग। आपके पास इतना आप बेशर्मी की सीमा है भाई ऐश्वर्या जी। अरे बेशर्मी आपकी है, आप बेशर्म हो सकते हैं, हम नहीं होते हैं। अरे जयराम रमेश को बोल दीजिए गलत किया, कहिए जयराम रमेश ने गलत किया। इतनी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे तो बताइए ना जयराम रमेश ने गलत किया, क्या हिम्मत है। जयराम रमेश का स्किल सेट बहुत अलग है गुरु प्रकाश पासवान जी। जयराम रमेश को सिवाय द फैमिली, द सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कोई और कुछ बोल नहीं सकता है। उनके पास जो स्किल सेट है वो बहुत कम लोगों के पास होता है ना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है जो स्किल सेट जयराम रमेश के पास है। हालांकि हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स ज़्यादा। देखिए, मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, अच्छी बात है कि सब सहमत तो हैं। अब रत्नाकर भाई क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। गुरु प्रकाश जी ने कहा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों की पार्टी है, तो रत्नाकर जी ने कहा कि वो तो वो पार्टी थी जिन्होंने कहा था चिमटे से भी सत्ता नहीं छूना चाहते। इसका मतलब समझते हैं, सत्ता कांग्रेस को दिए रहिए, तब ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे थे और अपने नेताओं का गुणगान कराएंगे।
असली समस्या जानते हैं क्या है? भाजपा तो सत्ता में आकर सत्ता चलाना सीख गई, जिसके लिए कहा जाता था कि वो सत्ता नहीं चला पाती, विपक्ष की पार्टी है। दुनिया जान रही कि आज भाजपा की सत्ता में किस तरह से भारत उभरा है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में अपनी भूमिका देश के प्रति निभाने में नाकाम रही है। राहुल कांग्रेस इस देश की राजनीति को न्यूनतम स्तर पर लेकर गई है। भारत की जहां तक बात है, उसकी प्रतिष्ठा दुनिया देख रही है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति दुनिया देख रही है, उसके नेतृत्व का प्रभाव दुनिया देख रही है। ऐश्वर्य जी, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए 30 सेकंड। किस और तरह फिर मैं सत्ता सतीश जी मिल के रही है पास वो हर्षवर्धन जी देख रही है। कल नासिक में सुधाकर बड़गुजर ने भाजपा ज्वाइन की, वही सुधाकर बड़गुजर जिसके लिए नीतीश राणे बीजेपी विधानसभा में कहा कि यह दाऊद का सहयोगी है और 1993 के बम ब्लास्ट का दोषी है, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम एसआईटी गठन कर रहे हैं। आप दाऊद आएगा ना, उसको भी ले लेंगे और कह देंगे भाजपा सत्ता चलाना जानती है। कहां से कहां जा रहे हैं मेरी बातें, अरे कहां से कहां एनकाउंटर होता, कहां से कहां? अभी हर्षवर्धन सिंह ने उसी का जवाब मैंने दिया। कुछ बोलिएगा क्या? वो नहीं बोलेंगे, नहीं रहा है। उनको बताएंगे कि कांग्रेस को ओके दाऊद के नो, ही इज मेकिंग हिज कमेंट्स, इट्स ओके। अरे पुष्टिकरण पासवान जी आ रहा हूं। मत करिए आप। ओके सतीश जी, तो मत करिए आप। सतीश जी, दाऊद के आदमी सतीश जी, डोनाल्ड ट्रंप से लेके और देवेंद्र फडणवीस तक मुझे नहीं लगता कोई और विषय बचा है क्या? ये थूका फजियत में ही तो एकदम हमारी राष्ट्रीय मीडिया को इसी से तो बचना है। अरे जो देश के सामने मीडिया क्या करेगी? रत्नाकर त्रिपाठी जी को नहीं कभी कुछ बोलिएगा। टॉपिक हो रहा है वो लेके कुछ नहीं, घुमा फिरा के आप मारेंगे अपने जूनियर्स को। ये सतीश जी, ये आप जैसा सीनियर भी होना बड़ा खतरनाक टाइप सिचुएशन है। दुनिया में कोई कुछ कर ले, आप घुमा के मारेंगे टिक्की मुझे। बोलिए दादा। नहीं, आपको नहीं मार रहे, बोलिए दादा। आपको तो सबसे अच्छे वाले में से है। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। अरे अभी इस तरह की स्थिति है, हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग का अपना पूछ हो, हम लोग को कोई बुलावे, हम लोग कोई शांति करावे, हम लोग जब पाकिस्तान पर फिर चढ़ने की ज़रूरत है तो चढ़ जाए। सब चीज़ का इस समय मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। हम लोग उसमें ये सब कांग्रेस बीजेपी क्या कांग्रेस बीजेपी, उससे कोई देश का भला हो रहा है क्या? वो देश के सामने जो संकटें हैं सिर्फ उस पर चर्चा करनी चाहिए। छोड़ दीजिए इन सब पॉलिटिशियंस को, हटाइए इसको। ये सब अपने में एमएलए एमपी बने, मंत्री संतरी। काश इतना आसान होता। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन जी, पासवान साहब, सतीश जी, रत्नाकर जी। काश इतना आसान होता दर्शकों, जितना आसान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी और पार्टी, अमेरिकी राष्ट्रपति को मना करना कि नो आई एम नॉट कमिंग टू डीसी, इट्स नॉट दैट इजी। ये इतना आसान नहीं, पर वो किया गया क्योंकि मैसेज देना था। भारत के प्रधानमंत्री एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में, जिसे कहें बेफिजूल का या फिर फालतू का इंटरवेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसका कोई औचित्य नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं। और उस पर क्लियर मैसेज दिया है वापस कि हम कश्मीर पे कोई इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं का मतलब नहीं करेंगे। और अब समय है अगली बड़ी खबर का, और इस खबर पे मैं जाऊं इससे पहले मेरे पास ये ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग मोड़ ले रही है दर्शक। इट्स टेकिंग अ वेरी सीरियस टर्न। 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 की बैठक छोड़ के वापस कैलगरी कनाडा से वापस वॉशिंगटन डीसी आए, तो लोगों ने कहा अब अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अमेरिका इस जंग में कूद गया है। अमेरिका ने अपने 30 से 35 हवाई जहाज वहां पे यूरोप में भेज दिए हैं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत मूव कर दिया है वियतनाम से मिडिल ईस्ट की तरफ। लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी रैपिडली बदल रही है। आयतुल्लाह खुमैनी, ईरान के सबसे बड़े नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति को, ईरान के नेता ने, आयतुल्लाह खुमैनी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप का इसमें कोई डू नॉट इंटरवीन, और अगर अमेरिका इस जंग में इंटरवीन करता है तो ध्यान से सुनिएगा, ये आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार रखे, कि 50,000 कॉफिन्स रेडी,
That is the comment of Ayatollah Khomeini to Donald Trump. ईरान बैकआउट नहीं कर रहा है. ईरान कह रहा है क्या लिख रहे हैं आप, अनकंडीशनल सरेंडर. ईरान कह रहा है क्या है ये सोशल मीडिया की लड़ाई. ईरान कह रहा है क्या है जो आप कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे. हम सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, हमें जो बात करनी है हम मैदान जंग में कर रहे हैं. इजराइल को नुकसान हुआ है. इजराइल को तेल अवीव में, इजराइल को हाफिया का उनका पावर प्लांट, इजराइल के बाकी बड़े सोशली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को नुकसान हुआ है. लेकिन इजराइल ने जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो भी उससे कई गुना ज्यादा है. देखिए, जंग में कभी किसी का फायदा नहीं होता, ये आप और हम जानते हैं. लेकिन ये ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग स्तर पे जा रही है. एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम, एक मिसाइल दिख रही है. आजकल सोशल मीडिया पे किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान किस स्तर और अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप. डिप्लोमेसी में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया. वो सारी चीजें वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. और ये लेटेस्ट न्यूज और ये वो विजुअल है जो चल रहा है, जिसके ऊपर एक छोटा सा खिलौना टाइप बम है, उस पे न्यूक्लियर का जो साइन होता है, जो हजार्ड का साइन होता है, काला और पीला, वो बना हुआ है. इसका क्या तात्पर्य है? ओपन सोर्स पे है, हर आदमी अपना अपना उस पर एनालिसिस कर रहा है. लेकिन क्या ईरान ये करने की क्षमता रखता है? क्या ईरान ये कर सकता है? क्या ईरान ये करने की कुवत रखता है? ये वो सारे सवाल है जिसका जवाब ईरान के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमने जो तेल अवीव में, इजराइल में जो भी करके दिखाया है, दैट इज व्हाट वी कैन डू. ईरान के पास काबिलियत है, ईरान के पास आईसीबीएम की काबिलियत है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की काबिलियत है, ईरान के पास इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने की काबिलियत है, और ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक G7 बैठक को छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मजबूर कर दें. और इसीलिए आयतुल्लाह खुमैनी छाती ठोक के कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हिम्मत करेगा इस जंग में आने की तो 50,000 ताबूत तैयार रखे. It's an open threat to America. Is that easy? मेरे साथ जनरल बिशंबर दयाल हैं, मेरे साथ कर्नल लैन है, और मैं उन दोनों के पास जाना चाह रहा हूँ. जनरल साहब, आयतुल्लाह खुमैनी का इस तरीके की प्रतिक्रिया मैंने कम से कम एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं. जनरल साहब, इट इज लाइक ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को हरा देंगे तो दुनिया हंसी थी. हाँ, अरे जोकर थे तुम, कहाँ तुम पुतिन को टक्कर दोगे. लेकिन लंबा छिड़ा वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन के एक एक शहर को निस्तो नाबूद करते चल रहा. उसी तरह से ईरान कह रहा है, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, अगर कूदे तो 50,000 ताबूत तैयार रखो. दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट जनरल साहब. जी जनरल दयाल. देखिए ऐश्वर्या, अब तो आप लड़ाई काफ़ी समझते हैं, और मैं समझता हूं कि जिस किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इजराइल और साथ में अमेरिका मिलके कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका भी धमकियां दे रहा है और बार बार सरेंडर करने को कह रहा है, तो मुमकिन, बिल्कुल स्वाभाविक था, मुमकिन और नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जो ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका अपने देश को, अपने देशवासियों के सामने इस किस्म का बयान, मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है और उन्होंने ठीक किया है. क्योंकि आखिर लड़ाई सिर्फ हवाई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, लोगों का हौसला रखना है और लोगों को हिम्मत देनी है. और बिल्कुल ईरान स्पष्ट कर रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे. सर, ये कैसी हिम्मत तो है जो और तबाही चाहेगी, और ये कैसा हौसला है जो और तबाही चाहेगा? ईरान और इजराइल, सर जंग से तो कोई फायदा होता नहीं. यूक्रेन और रूस की जंग से हम देख रहे हैं, कहीं कुछ फायदा होता नहीं. जंग चली रही, चाहे आप रूस हो और वो छोटा सा यूक्रेन हो. आज की तारीख में सर सिचुएशन चेंज हो गई. जी प्लीज. देखिए, लड़ाई गाजा में भी चल रही है 1.5 साल से ना, तो वो गाजा छोटा सा 40 बाय 10-15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और उसके अंदर लड़ाई चल रही है ना. तो एकदम से कैसे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ऐसे कैसे, जो अमेरिका बोल दे, जो इजराइल बोल दे, वो पत्थर की लकीर और उस पर फॉलो करे कंप्लीट सरेंडर. ऑडियो आ रहा है लाइव डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स के बाहर. वो कह रहे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान है. वो कह रहे हैं, आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग ईरान शुड नॉट गेट अ न्यूक्लियर वेपन. डोनाल्ड ट्रंप, ऑडियो फुल ऑन. Your whole life will be destroyed because of this press conference. Watch, they'll destroy these people.
I didn't want to tell them that before they stood up. They'll end up being, he's a so-and-so. This one is from you know where. Don't worry. I think you're going to be okay. I'll be right behind you. तो हम इससे निकल रहे हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे ही वो जनरल साहब ईरान और मतलब इजराइल की जंग पे बात करेंगे, आई विल गो गेट बैक टू इट, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बात कर लेते हैं। वो कुछ अपना कोई और प्राइवेट इवेंट था नॉर्थ लॉन्च पे, लेकिन उन्होंने ये कहा, डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि ये जंग कितने दिन और चलेगी। मुझे ये नहीं पता कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल। ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, मे स्ट्राइक ईरान, मे नॉट स्ट्राइक ईरान। I said it's very late. Iran has reached out. Big difference between now and a week ago. They suggested they come to White House. They are totally defenseless. They have no air defense whatsoever. ये डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में खड़े होके बोल रहे हैं कि ईरान ने रीच आउट किया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं। जी जनरल दयाल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए आज इजराइल जो है कंप्लीट एयर सुपरमेसी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको नहीं डिफीट कर पा रहे। ना तो इजरायली इतनी स्ट्राइक्स की एयरक्राफ्ट्स ने, अगर उनका थोड़ा सा भी एयर डिफेंस सिस्टम अगर मैं समझता हूँ अगर काबिल होता तो अब तक कई हवाई जहाज गिर जाते ना, कई मतलब उनकी मिसाइल्स डिफीट होती। तो एयर डिफेंस सिस्टम वीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एयर टू एयर बैटल भी इजराइल के साथ ईरान नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन एकदम से कोई भी कंट्री, ईरान जैसी कंट्री जो कि अपने इतनी, जिसकी अपनी ऑनर है, प्रेस्टीज है, अपना सब कुछ है, जिसकी अपने बलबूते पर इतने साल से वो अमेरिका ने बार बार कोशिश की है, और ईरान को दोषी ठहराना भी मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इस किस्म की बातें करना। मैं समझता हूं कि इसमें ईरान से ज्यादा इजराइल को सोचने की आवश्यकता थी। क्या इजराइल मतलब इस पूरे इलाके में वही चाहता है, जो वो चाहता वही हो, तो फिर तो दुनिया सरेंडर कर दे। वहां वैसे ही इराक की कोई से नहीं है, सीरिया की कोई से नहीं, लेकिन जनरल साहब और कर्नल नैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि व्हाइट हाउस में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर के, जो कि उनका फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बोलने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको पिछले सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड के 4 वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप के बोल रहा हूं। कर्नल नैन एंड जनरल साहब, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट अमेरिका हैज टुडे। वॉशिंगटन डीसी में आप सुनिए तो ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब आई हैव हैड इट, मतलब मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं साउथ लॉन में खड़े हो। ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन को बोला है, टोल्ड पुतिन मीडिएट रशिया फर्स्ट बिफोर यू मीडिएट इजराइल ईरान। वो बेसिकली कह रहे हैं कि पुतिन को मैंने बोला है तुम पहले अपना राड़ा संभालो, तुम पहले अपना रशिया और यूक्रेन संभालो, उसके बाद ईरान इजराइल में घुसना। वो कह रहे हैं कि आई हैव हैड इट सरेंडर, मतलब जो बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है, तो उसने कहा आई हैव हैड इट। वो कह रहे हैं ईरान का रीच आउट हो चुका है, ईरान सरेंडर चाहता है, अब मेरे ऊपर है मैं कितना उन्हें लंबा रोप दूंगा, मैं उन्हें कितना मौका दूंगा। ट्रंप ऑन नेगोशिएशंस विद ईरान, नथिंग इज टू लेट, द ओनली थिंग टू लेट इज पावल। मतलब वो कॉलिन पावल की बात करे बिकॉज ही इज नो मोर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं या इन कंट्रोल भी हो सकती हैं, बिकॉज इट्स डोनाल्ड ट्रंप। जनरल दयाल, देखिए ऐश्वर्या, हाथी के दांत दिखाने के और खाने की कुछ और। ये सब डोनाल्ड ट्रंप जितना भी वो कर रहे हैं, ये सब दुनिया को कि एशिया के अंदर कितनी हाहाकार मचनी है, कितने प्राइसेस बढ़ते हैं, कितने और अगर यहाँ पे ऑयल पूरा, अगर ऑयल खत्म हो जाए तो सब अमेरिका के पास जाएंगे, वो अपने आप सुपर पावर बन गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अमेरिका के पास है। यू आर एब्सोल्युटली राइट जनरल, मतलब मैं आपकी बात मानता हूं। कर्नल ने बिल्कुल तो सब उधर जाएंगे, पूरा यूरोप जाएगा, सब कुछ जाएंगे, सब। यू आर राइट, लेकिन कर्नल नैन, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है। मैं चाहता हूं मुझे आप जरा विजुअल चलाइए, तेल अवीव में भी त्राहिमाम हो रहा है, तेहरान में भी त्राहिमाम हो रहा है, और अगर अमेरिका कूदता है तो और नुकसान ही होगा, लोग और मरेंगे, बट नो वन केयर्स। कर्नल नैन, देखिए अगर अमेरिका ऐश्वर्या अभी नहीं आता है ना तो और ज्यादा मरेंगे।
3 दिन पहले इजराइल ने कह दिया था अमेरिका को कि आप आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जब से फतेह 1 मिसाइल्स का जो फायर होना शुरू हुआ है, जो हाइपरसोनिक है, 15 के करीब मैक स्पीड है उसकी, 500 केजी का करीब बॉम्ब लेके जा रहा है। और आप देखिए पिछली 2 रातों से तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, कहाँ पे तबाही नहीं हो रही है। इनके पावर प्लांट्स को उड़ाना शुरू कर दिया इजराइल के। इनका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है उसके पास में जाकर के इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये कह रहे हैं, जैसे बता रहे थे, खुमैनी ने जो धमकी दी है, इजराइल को भी दी है कि आपने बहुत बड़ी गलती की, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इनका जो नेशनल एडवाइजर है और वाइस चेयरमैन महमूद, उसने कहा 50,000 ताबूत तैयार रखो, कीप 50,000 कॉफिन्स रेडी। यानी कि ये चीज जितना अमेरिका आप डिले करेगा उतना इजराइल मरेगा। मेरा मानना तो ये है कि इजराइल को तो ईरान के ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उसको कभी भी वो पॉजिटिवनेस नहीं मिलेगी पूरे के पूरे गल्फ के अंदर से कि वो इजराइल जाके अटैक करे और डोमिनेट कर जाए। अमेरिका की लड़ाई थी, अमेरिका को आगे आना चाहिए था। और अब जिस प्रकार से चीज डेवलप हो रही है, तो फिर इजराइल के वेपन्स, कर्नल ने इजराइल के इतने वेपन्स की बात होती है। इजराइल के आयरन डोम को हमने ध्वस्त होते देखा, चाहे कोई भी उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की हो, चाहे पहले उन्होंने ड्रोन्स भेजे हो, चाहे वो 400 रुपए वाले हो या फिर 4 करोड़ वाले हो। उन्होंने आयरन डोम को तो कर दिया ना, बाईपास कर दिया, वेस्ट कर दिया, जो भी उन्हें करना था वो कर दिया। तो जो इतने इजरायली टेक्नोलॉजी की बात होती है, ईरान ने उसको बहुत स्मूथली और आराम से और 12 घंटे के अंदर उसको बाईपास कर दी। 15 मैक की स्पीड की मिसाइल है फतेह 1। कोई भी थार्ड हो, पैट्रियट हो, कुछ भी हो, नहीं रोक पाएंगे। ये अपने एयर बेसिस नहीं बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा डर तो मैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी नातांज के अंदर से रेडिएशन चालू हो गया है। और अब ये जो फर्दों की बात कर रहे हैं, अमेरिका अटैक करेगा, 400 केजी के करीब यूरेनियम पड़ा है वहां पे। और जी बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे पास इस समय अभी एक विजुअल आ रहा है कि एक ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन ने तेहरान से हवा उड़ा, मतलब अभी उसने उड़ान उड़ी है। और मेरे पास वो विजुअल है, मैं फ्लाइट ट्रैकर से ट्रैक कर रहा था और अभी मेरी टीम ने मेरे को ये जानकारी दी है। लोकेश अगर आप चला सके, विमल जी के पास वो जानकारी है कि एक सरकारी प्लेन, कौन है इस सरकारी प्लेन के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जानकारी आई थी कि एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने टारगेट किया है लाविजान एरिया। मैं चाहता हूं आप जनरल दयाल को रखिए मेरे साथ ऑन एयर। एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने कुछ मिनट पहले लाविजान नेबरहुड, जो नॉर्थ ईस्ट तेहरान में है, जनरल दयाल, नॉर्थ ईस्ट तेहरान में, जहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर, दी सुप्रीम ईरानियन लीडर आयतुल्लाह खुमैनी कहा जाता है, वहीं पे थे। वहां पे उन्हें रखा हुआ था। लाउड एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद पिछले 12 से 13 मिनट के अंदर एक ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन ने विदाउट अ डिजिटल मार्किंग ऑन इट तेहरान से हवाई उसने उड़ी है, और जो कि वो इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयर स्पेस के ऊपर है। तो अगर ये हो रहा है तो ये यूएई यानी अमेरिकन, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर वो यूएई का एयर स्पेस अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब अमेरिकन अप्रूवल होगा। और ये जानकारी आ रही है मेरे पास अभी। जी बिल्कुल। देखिए, 2 ही संभवता है इसमें। या तो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कहीं ना कहीं उनको ही इज अंडर, आई मीन उनको कोई मतलब गहरी चोट लगी है और उनका कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरा, या वहाँ से कोई डेलीगेशन है जो यूएई में आएगा, जहाँ बैकडोर चैनल पे बातचीत होगी। तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका यही चाहेगा कि किसी ना किसी तरह इस लड़ाई को बुझाए, ना कि खुद इसमें शामिल होके और इसको बढ़ाए। अमेरिका अगर इसमें डायरेक्ट आ जाता है तो फिर मारते रहो। फिर ऐसे थोड़ी है कि भाई फिर कितने आदमियों को मारोगे ईरान के अंदर ना, फिर कौन समझौता करवाएगा, किसके पास जाओगे? फिर तो अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। ये देखिए, ये मैं मानता हूं कि इजराइल का डैमेज भी हो रहा है साथ में, लेकिन अगर ये लड़ाई, अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन करके और इसको बुझाता नहीं है और इसका देखिए ये है वो, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल मतलब जनरल साहब, ये है वो विजुअल जो मेरी टीम इस समय ऑनर कर रही है दर्शकों। ये जैसे ही, और ये वो जानकारी तब आई है जब अटैक किया है इजराइल ने उस एरिया में जहां पे कहा जाता है कि आयतुल्लाह खुमैनी वहां पे उस समय छुपे हुए थे उस एरिया में। उसके बाद ये एक ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन अभी तेहरान से उड़ा है, जो कि इस समय संयुक्त अरब अमीरात के एयर स्पेस के ऊपर है। इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, इट्स अ वेरी
फास्ट मूविंग, फास्ट पेस, डेवलपिंग सिचुएशन. डोंट गो एनीवेयर. पूछता भारत में इतना ही. कहीं मत जाएगा. मृदुल लेके आएगा 8 बजे का शो, तो कहीं मत जाएगा. वापस आ रहे हैं विद दिस ब्रेकिंग न्यूज. ये प्लेन में कौन बैठा है, कितनी दूर है, कहां पहुंचा है, किस लिए गया है, इस सब जानकारी के साथ. थैंक यू जनरल, थैंक यू कर्नल, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Where the software अब आया engineer असली who- स्वाद. अब आया स्वाद. जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें. MDH का चंकी चाट मसाला. MDH. अब आया असली